गोविंद मिश्र द्वारा रचित उपन्यास धूल पौधों पर कि हम आज तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे। जैसा कि अब तक के वीडियो में मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये एक ऐसा उपन्यास है जिसमें आधुनिक जीवन के अंदर जो जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के इस उपन्यास की रचना की गई है। इसकी कथा वस्तु के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार से एक विश्वविद्यालय में एमफिल करने वाली एक जो शोध छात्रा है जिसका नाम कहीं पे नहीं आता, कथा नायिका उसे दिया गया है, वो प्रेम प्रकाश जो कि एक विद्वान हैं, विचारक हैं, उनके संपर्क में आती है। उनसे वो अपने जीवन की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनकी चर्चा करती है और विशेष रूप से क्योंकि प्रेम प्रकाश जो हैं समाजशास्त्र से संबंधित हैं और स्थान स्थान पर अपने वक्तव्य देने के लिए जाते रहते हैं, उनसे चर्चा करती है। तो उसके अंदर जो कथा नायिका है उसका जो चारित्रिक विकास है, प्रेम प्रकाश का जो चारित्रिक विकास है, इन दोनों पात्रों के आधार पर ही ये जो कथा है वो आगे बढ़ती है। प्रेम प्रकाश से मिलने के लिए जब वो पहली बार आती है तो भी वो जो है पूरी संजीदगी के साथ बातचीत करती है और उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो प्रेम प्रकाश को अपने साथ लेकर के ही जाएगी ताकि जो उसी के तरह के जो छात्र छात्राएं हैं वो उनके वक्तव्य से लाभान्वित हो सके। इसी के अंतर्गत कुछ अन्य जो गौण कथाएं हैं वो साथ चलती रहती हैं, जैसे उसके पति के साथ उसके सास ससुर के साथ जो संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, उनको भी इसके अंदर थोड़ा विस्तृत रूप में ही दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे संस्थान खुले हुए हैं जिनके मालिक कोई और हैं और वहाँ पर चलाने वाले जो लोग हैं वो अलग हैं, जो जैसे एक स्कूल की चर्चा की गई है कि वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है जिसके अंदर उसकी प्रिंसिपल और उसकी अध्यापिकाएं जो हैं उनका भी किस प्रकार से मालिक के द्वारा शोषण किया जाता है। ये संस्थान देखने में तो उन्होंने दिखाए हैं कि ये शिक्षा के मंदिर हैं, लेकिन वास्तविक स्थितियाँ यहाँ पर ये है कि किसी न किसी स्तर पर जो प्रभावशाली लोग हैं वो मध्यम स्तर के लोगों का शोषण करते ही रहते हैं। इस प्रकार जो कथा नायिका के माध्यम से विश्वविद्यालय के स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा के नाम पर जो वहाँ पर लोगों को छात्र छात्राओं को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, जो शिक्षा है पूर्णतः व्यवसायीकरण ही उसका हो गया है, धन का लेन देन भी वहाँ पर दिखाई देता है और स्त्री को जो है नारी को वहाँ पर किस प्रकार के नज़रों से देखा जाता है, इन सब की चर्चा इसके अंदर कथा वस्तु के अंदर की गई है। इस उपन्यास की विशिष्टता यही है कि इसने नायक नायिका के अतिरिक्त आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी यहाँ पर सामने दिखाया है। अगला जो बिंदु इसके अंदर आता है वो होता है पात्र या चरित्र चित्रण। तो यहाँ पर दो ही प्रमुख पात्र हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, प्रेम प्रकाश और कथा नायिका। इसके अतिरिक्त जो गौण पात्र हैं उसके अंदर उसके सास ससुर हैं, उसका पति है, उसका बच्चा है। इसके अतिरिक्त अन्य जो स्कूल के जो लोग हैं वो छोटे लोग, छोटे पात्र हैं, अर्थात गौण पात्र जिन्हें कहा जाएगा, वो इस कथा को गति प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर जो कथा नायिका के बारे में बताया गया है कि कथा नायिका जो है किस प्रकार से अपने जीवन के प्रति पूर्णतया उदास है, लेकिन फिर भी वो जो है थोड़े समय के लिए वो अपने कार्यों को करने के लिए लगी रहती है, तर्कशील है। नारी होकर के भी उसके जीवन के अंदर ये है कि वो प्रेम प्रकाश के पास आकर अपनी जो स्थितियां हैं उनके बारे में वो स्पष्ट रूप से बातचीत करती रहती है।
इसके विपरीत जो दूसरे पात्र हैं प्रेम प्रकाश के इर्द गिर्द ही ये जो कहानी है वो घूमती रहती है कि प्रेम प्रकाश जो हैं किस प्रकार कहीं ना कहीं उनके अंदर की कमज़ोरी भी सामने आती है। वे समाज सेवी हैं, लेकिन यहाँ पर जब उनके द्वारा कथा नायिका की ओर जब हाथ बढ़ाया जाता है, लेकिन आगे से किसी भी प्रकार का वो महत्व उन्हें नहीं देती, तो उन्हें ये पता चलता है कि किसी भी प्रकार से किसी को दबाकर आगे बढ़ने में किसी प्रकार की जो है बुद्धिमानी या सफलता नहीं है। अपितु अगर हम किसी का जीवन संवार सके अपने व्यक्तित्व के द्वारा, हम उसके व्यक्तित्व को साधारण से असाधारण की तरफ ले जाएं, तो यही हमारे जीवन का जो है उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी ओर उसका जो पति है कथा नायिका का, उसके बारे में बताया गया है कि उसका चरित्र तो पूर्णतया जो है विकृतियों से युक्त है। उसके पैसा कमाने के लिए उसके पास अलग अलग ज्योतिष के माध्यम से वो पाखंड और ढोंग का फैलाव करता है, और इसी के साथ साथ वो जो है अपने आसपास आने वाले जो लोग हैं जो उससे ज्योतिष की सलाह लेने आते हैं, किस प्रकार उन्हें मूर्ख बनाता है। और इसी के बीच में उन्होंने चरित्र चित्रण के माध्यम से निशा जो कि वहाँ पर अपने विवाह के बारे में ज्योतिष के माध्यम से जानना चाहती है, उसका भी शोषण जो है युवा गुरु के द्वारा किया जाता है। तीसरा बिंदु आता है कथोपकथन या संवाद। कोई भी उपन्यास या कोई भी कहानी जब रची जाती है तो जो संवाद होते हैं वो चरित्रों को हमारे सामने लाते हैं। संवाद दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ दीर्घ संवाद होते हैं, कुछ लघु संवाद होते हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे जो संवाद दिखाए गए हैं, जब उन प्रेम प्रकाश और कथा नायिका के बीच में बातचीत होती है कि वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं समाजशास्त्र में एमफिल कर रही हूँ, तो आगे से प्रत्युत्तर में तो वो अपने आप ही कह देती है कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। इसके अतिरिक्त वो कहती है कि मैं वहाँ सबसे अपने डीन से वादा करके आई हूँ कि मैं आपको लेकर के ही आऊँगी। इस प्रकार जो गति है वो बनी रहती है, और जहाँ पर किसी दर्शन को लेकर के दोनों के बीच में बात होती है तो वहाँ पर जो संवाद हैं वो लंबे भी हो जाते हैं। या जैसे युवा गुरु के पास प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी जाते हैं तो वहाँ पर भी जो संवाद हैं वो बीच बीच में छोटे संवाद हैं। बीच बीच में इसके अंदर जो है संवादों का प्रयोग करते हुए कुछ उदाहरणों का या लोकोक्ति मुहावरों का भी प्रयोग जो है किया जाता है। शब्दों के संवादों के माध्यम से किसी के शारीरिक बनावट को स्पष्ट करना भी बहुत कुशलता के साथ इसके अंदर दिखाया गया है। जहाँ पर दिखाया गया है कि उसके हाथ हैं जो बहुत गोरे हैं, बाहें उसकी इस प्रकार की हैं, तो इन्हें शब्द रेखाएं कहते हैं। तो शब्द रेखाओं के माध्यम से संवाद जो है पूर्णतया इसके अंदर प्रभावशाली रूप में सामने आते हैं। देश काल और वातावरण की बात की जाए तो ये आधुनिक युग में लिखा हुआ है, जहाँ पर वातावरण को सजीव किया गया है, जहाँ पर युवा गुरु रहता है वहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, उसने मंदिर के अंदर अपना कैसा आसन बनाया है, कैसा रंग किया हुआ है, उसे स्पष्ट किया है। दूसरी ओर प्रेम प्रकाश हैं तो उनके घर का वातावरण है वो किस प्रकार का है, जो सभ्य लोग हैं, शिष्ट लोग हैं, उनका आचरण कैसा है, ये सब इसके अंतर्गत दिखाए गए हैं। अगला आता है भाषा शैली। भाषा शैली की दृष्टि से ये जो उपन्यास है इसके अंदर सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर इसके अंदर तत्सम शब्दों की बहुलता भी है, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग भी इसके अंदर किया गया है। किंतु जहाँ पर प्रेम प्रकाश अपनी समाजशास्त्रीय बातें करते हैं कथा नायिका के साथ, तो वहाँ पर जो उनकी जो भाषा है वो लक्षणा से युक्त प्रतीकात्मक भी हो जाती है, किंतु कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उनका जो भाषा है वो समझ में नहीं आ रही, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार की शैली है, जैसे पात्र हैं उनकी पात्रा की उनके अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। अंतिम तत्व जो आता है वो है उद्देश्य। कोई भी जो उपन्यास या कहानी रची जाती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है।
क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के कोई भी रचना जो है वो रची नहीं जाती है। इस उपन्यास के अंदर लेखक को पूर्णतः सफलता मिली है जिन बातों को वो कहना चाहता है। जैसे शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात है। विश्वविद्यालय में किस प्रकार से प्रोफेसर कौशिक का एक चरित्र ऐसा लिया गया है जिसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि वो किस प्रकार से अपने पास आने वाले जो शोध छात्र हैं या छात्राएं हैं विशेष रूप से, उनको किस प्रकार से वो प्रताड़ित करते हैं। प्रारंभिक रूप में शारीरिक रूप से वो कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, अगर उसमें सफल नहीं होते तो अर्थ से वो दंडित करते हैं कि किस प्रकार पैसे का लेन देन जो वहाँ पर है वो दिखाया गया है। दूसरा जो है उद्देश्य उसका ये रहा है कि स्त्री की जो स्थितियाँ हैं वो चाहे घर में है चाहे बाहर है, वो कहीं भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती और अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकती है इसके तरीके भी उन्होंने बताए हैं। नारी स्वातंत्र्य की बात उन्होंने की है कि किस प्रकार से जो स्त्री है उसे बीच का मार्ग निकालते हुए घर परिवार को देखते हुए भी और अपनी नौकरी को देखते हुए भी अपने लिए जो है मार्ग जो है खुद खोजना चाहिए। इस प्रकार के जो संकेत हैं उन्होंने दिए हैं। और नारी को जो भोग्या की इस दृष्टि से देखा जाता है उससे भी उसे निकलने के लिए आगे बढ़ने की जो है आवश्यकता है। और युवा गुरु के द्वारा जो ज्योतिष के द्वारा ढोंग और पाखंड फैलाए जाते हैं, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन फिर भी उनके जो कृत्य हैं वो पूर्णतः समाज के लिए बहुत अधिक हानिकारक हैं, ऐसे लोगों के विषय में भी इसके अंदर चर्चा की गई है। इस प्रकार अपने उद्देश्य की दृष्टि से ये जो उपन्यास है अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुआ है, जिसके अंदर उसने अपनी समकालीन जो स्थितियां हैं उन स्थितियों का सही आकलन करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है और ये दिखाने की चेष्टा की है कि व्यक्ति को जो है संस्कारवान होना चाहिए, अपने संस्कारों को बनाए रखना चाहिए, इसी में ही समाज की और उसकी स्वयं की भी भलाई है। इस प्रकार इन 6 तत्वों के आधार पर हम किसी भी उपन्यास की जो है समीक्षा कर सकते हैं।